नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूं ऋतु बिष्ट। ऋषिकेश में प्रधानमंत्री मोदी की विशाल रैली है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगने के बाद ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर है। प्रधानमंत्री मोदी ऋषिकेश के आईडीपीएल खेल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दक्षिण में भी बीजेपी प्रचंड लहर है और फिर एक बार मोदी सरकार की गूंज है। जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में पीएम मोदी की विशाल रैली और रैली को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने प्रदेश की जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार बनते ही हम प्रदेश में समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे। वो संकल्प हमने पूरा किया। दूसरी तरफ अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। हम एक तरफ यूसीसी की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हम विधानसभा के 2022 के चुनाव में गए थे, तो हमने प्रदेश की जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे। भाइयों बहनों, वो संकल्प हमने पूरा किया है। दूसरी तरफ अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। हम एक तरफ यूसीसी की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करती है। भाइयों बहनों, जिन पार्टियों ने अपने शासनकाल में देश को लूटने का काम किया है, आज जब उनसे जवाब मांगा जा रहा है तो तमाम तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अनाप शनाप कहने का काम उनके द्वारा हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज कुछ विपक्षी पार्टियां बौखलाकर जो उनके स्लीपर सेल हैं, वो स्लीपर सेलों को आगे कर रही हैं। हमको आज न उनके जातिवाद के चक्कर में आना है, न वर्गवाद के चक्कर में आना है। आज राष्ट्रपति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आज विकास की गति को आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया का सशक्त भारत बन रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव की हुंकार भरने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 13 अप्रैल को हल्द्वानी का दौरा है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में पहले चरण की वोटिंग होनी है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ मैदान में नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ के हल्द्वानी दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखा गया। वहीं तैयारी को लेकर टीएनपी न्यूज संवाददाता राकेश जोशी ने रैली प्रमुख तरुण बंसल से बातचीत की है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होनी है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ मैदान में नजर आ रही है। आपको बता दें, आने वाले 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हल्द्वानी दौरा है। योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी से लोकसभा चुनाव की हुंकार भरेंगे। हम जिस ग्राउंड पर मौजूद है, इसी ग्राउंड पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होगा और जहां से योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह
ग्राउंड को पूरी तरीके से सजाने की तैयारी हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पूर्व मेयर डॉक्टर जोगिंदर पाल रौतेला के साथ साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों का आना शुरू हो चुका है। आपको बता दें ये वही ग्राउंड है जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता को संबोधित किया था और 13 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के हुंकार भरने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस ग्राउंड से लोगों की जनसभा करेंगे। और आपको बता दें भारी संख्या में लोगों की आने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर यहां पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है और तैयारियों में जुट चुके हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार 400 पार, तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ रही है, लगातार जनसभाएं करी जा रही है। 2 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुद्रपुर भी आगमन हुआ था, जहां से लोकसभा चुनाव की हुंकार भरी गई थी। आप देख सकते हैं इसी ग्राउंड पर 13 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ का आगमन होगा। अब ऐसे में जिस प्रकार से 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है उत्तराखंड में, तो आप देखिए यहाँ जो गाड़ियों का भी आना शुरू हो चुका है। लगातार यहाँ नगर निगम के मेयर जोगिंदर पाल रौतेला खुद यहाँ आए हैं और भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता लोग हैं वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, क्योंकि आने वाले 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से लोकसभा चुनाव की हुंकार भरेंगे। ऐसे में भारी संख्या में यहाँ लोगों के आने की आशंका है। अब देखने वाली बात है कि किस प्रकार से लगातार जो उत्तराखंड में शीर्ष नेतृत्व का आना लगातार जारी है भारतीय जनता पार्टी के, तो ऐसे में अब आने वाला समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से नारा है अब की बार 400 पार का, क्या इसको जनता साकार बनाती है कि नहीं। तो हमारे बीच में तरुण बंसल जी मौजूद है, इनसे जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हल्द्वानी आगमन है। सर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के हुंकार भरने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, कितना उत्साह खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और किस प्रकार की आप लोगों की वो चली तैयारी। लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र हमारे प्रत्याशी माननीय अजय भट्ट जी के समर्थन के लिए उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी 13 तारीख को यहाँ सुबह आ रहे हैं, 12 बजे करीब यहाँ पहुँचेंगे और पहली बार वो कुमाऊं के दौरे पर हैं और हल्द्वानी तो विशेषकर वो पहली बार आ रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। कई बार हमने कोशिश करी कि हम सोचते थे कि यहाँ लोग कम आएंगे जाएंगे क्या रहेगा, लेकिन इतना उत्साह देखने को मिल रहा है मोदी जी को लेकर और योगी जी को भी लेकर, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अब तक की सबसे अच्छी रैली यहाँ पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की यहाँ हल्द्वानी में होगी। कितने लोगों के आने की जो है संख्या जो है लगभग अंदाज़ा लग रहा है, कितने लोग आने की आशंका है? हमारी उम्मीद 20,000 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है। जैसे हम लोगों को इंट्यूशंस मिल रहे हैं, जैसे हम अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उस हिसाब से कार्यकर्ताओं में इतना जोश और इतने फ़ोन हम लोगों के पास आ रहे हैं कि वो कब आ रहे हैं, किस समय आ रहे हैं, तो उनके आने का बहुत उत्साह है और प्रथम बार आ रहे हैं इसलिए ज़्यादा उत्साह है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये हमारे बीच में रैली प्रमुख तरुण बंसल जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जिस प्रकार से 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हल्द्वानी आगमन होने जा रहा है। ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता है और जो लोग हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साहित है। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो अब की बार 400 पार का नारा है वो जो है साकार होता है कि नहीं। राकेश जोशी, TNP न्यूज़ के साथ हल्द्वानी। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने बसपा से इस्तीफा देकर आरएलडी का दामन थाम लिया है। जयंत चौधरी ने हरा धागा पहनाकर उनका स्वागत किया। मलूक नागर ने आज ही बसपा से इस्तीफा दिया था। सुनिए जयंत चौधरी और मलूक नागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा। 40 सालों से मेरे घर में मेरे बड़े भाई कई बार विधायक रहे, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहे, मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश सरकार में। मेरी वाइफ चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही, मैं विधायक रहा और मैं MP हूं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम न MLA लड़े न MP लड़े हैं। देश के लिए कुछ करना है। 39 साल का हमारा पिछला बैंक बैलेंस है हमारे पास, तो घर में तो नहीं बैठ सकते, तो इसलिए आज इस्तीफा हमने दिया। इस्तीफा देने का वजह, बुनियादी वजह क्या है? BSP से आपका जो मोह भंग हुआ, स्वाभाविक तौर पे कुछ न कुछ कारण रहा होगा जिसके वजह से आपको बड़ा फैसला लेना पड़ा और पार्टी से छोड़ना पड़ा। इसका जवाब ये दे सकते हैं कि BSP के इतिहास में ये रिकॉर्ड है
कि या तो एक टर्नओवर में कुछ दिनों के बाद निकाल दिया जाता है या पार्टी छोड़कर चला जाता है। हम 18 साल रहे करीब, और राजनीतिक हमारा जो परिवेश है और सामाजिक जो परिवेश है या राजनीति करने के लिए जो परिवेशों की जरूरत पड़ती है, जहां से मैं एमपी हूं, वो हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा हुआ था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कवाल गांव में मेरी लोकसभा में है। उन सारी हैसियत का एक भी आदमी या तो छोड़ करके चला गया या उसको पार्टी से निकाल दिया है। 18 साल लगातार रहे, ये हमारा रिकॉर्ड है। हमने कई बार कड़वे घूंट भी भरे, चुप रहे, एमएलए नहीं लड़ाया गया, चुप रहे, एमपी नहीं लड़ाया गया, चुप रहे, स्टार प्रचारकों में भी सूची में नहीं डाला गया, चुप रहे। लेकिन देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए आज मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रही है, कहीं नया घर तलाशेंगे। हाँ, जो आपने अच्छी बात कही कि देश के लिए आप कुछ करना चाहते हैं और नया घर तलाश रहे हैं, वो घर कौन सा होगा? भाजपा का घर है, आरएलडी का घर है, कहाँ कौन सा घर है? पूरे देश में पहले 29 प्रदेश थे, भी 28 कहो या जम्मू कश्मीर को अलग अलग कहो, 30 प्रदेश कहो, सब में मेरे समर्थकों ने पेज बनाए हुए हैं। 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख सब पे फॉलोवर हैं। तो सारे लोगों से चर्चा करके, सलाह मशवरा करके, जहां वो कहेंगे और फिर पार्टियों में बात करके जहां हमारा तालमेल बैठेगा, जल्दी आपको सूचना दे देंगे। एक सवाल और कि क्या लोकसभा का आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? अभी तो ये मेरे हाथ में हो तो एकदम मैं तो लड़ता, और अभी तीसरा चरण, चौथा चरण, 5वां चरण, 6वां चरण, 7वां चरण काफी बाकी है। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी बीडी शर्मा ने स्लिमनाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। वहां से मंच तक जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेते हुए रामलीला मंच पहुंचे और फिर युवा सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं यहां पर युवाओं से मिलते हुए चर्चा की। उन्होंने भी पूरे जोश के साथ कहा कि वो भी चाहते हैं कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी को ही हम देखना चाहते हैं और क्षेत्र के सारे बूथ हम जीतेंगे और 11 लाख हमारे क्षेत्र की जनता का वोट मोदी जी को समर्पित है। नव मतदाता युवा सम्मेलन आज इतनी बड़ी संख्या में नौजवान साथियों का संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नौजवानों को आह्वान किया है 2047 का भारत जिसका नेतृत्व आज की पीढ़ी करेगी। आज वो तत्पर और तैयार होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, मैंने बच्चों से जब बात की तो उन्होंने कहा, बेटे बेटियों ने, हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प लेकर के आए हैं और आज नौजवान पूरा भारत का मोदी जी के साथ खड़ा है। और इसलिए इस बार खजुराहो लोकसभा में नौजवान साथी भी इस बार इतिहास रचेंगे। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री होगी और इस बार 11 लाख मतों की थैली प्रधानमंत्री मोदी जी को सभी लोग संकल्पित करेंगे। हर बूथ पर हम विजयश्री हासिल करेंगे, नौजवानों ने संकल्प लिया है। राजस्थान में पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसी को देखते हुए सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आने लगी हैं। वहीं बात करें जयपुर शहर लोकसभा सीट की, यहां पर बीजेपी ने मंजू शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है और ऐसे में मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक यहां पर रोड शो कर चुके हैं। आज प्रत्याशी मंजू शर्मा ने मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क की शुरुआत की। यहां पर स्थित दुर्गापुरा बस स्टैंड पर मां जगदम्बा के मंदिर में दर्शन भी किए। जनसंपर्क अभियान में मंजू शर्मा ने कहा कि दुर्गापुरा क्षेत्र और सेक्टर 6 मालवीय नगर में जनता के जुनून ने यह सुनिश्चित कर दिया कि जयपुर लोकसभा क्षेत्र और देश में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ 400 पार के लक्ष्य को पूरा करेगी। और लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईद की मुबारकबाद दी है और कहा कि आज ईद के मौके पर मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस त्योहार में हम एक दूसरे के गले मिलते हैं और सेवैयां खाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यही हमारे देश की खूबसूरती रही है और हम एक दूसरे का सम्मान करें। आज ईद के मौके पर मैं अपनी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ प्रदेश के और सभी देशवासियों को आज के त्योहार जहां हम खुशी के साथ मना रहे हैं, मैं पूरे देश के सभी लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देता हूं। ये त्योहार जहां हम आप एक दूसरे के गले मिलकर के मनाते हैं, सेवैयां खा करके एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं, वहीं यही खूबसूरती हमारे देश और समाज की है
कि सदियों से हम मिल करके रहे हैं। आज ईद के त्योहार के दिन हम सब मिल करके इस देश की और समाज की जो संस्कृति रही है कि हम मिल करके जुड़ रहे हैं, मिली जुली संस्कृति के साथ आगे बढ़े हैं। हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को मोहब्बत की नजर से देखें, यही कामना करते हुए मैं एक बार फिर आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि ये देश और आगे बढ़ेगा। राजस्थान के जैसलमेर में ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और ईदगाह में सभी मुस्लिमों ने ईद की नमाज अता की और बड़ी संख्या में ईद की नमाज अता करते हुए मुल्क में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी गई और नमाज अता करने के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद के त्योहार की मुबारकबाद दी है। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर मौलाना मोहम्मद बेग ने मुस्लिम भाइयों से देश को मजबूत करने और एकता को लेकर कहा कि कदम बढ़ते रहें और हम आगे बढ़ते रहें। इसके बाद उन्होंने कहा कि देश में स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए देश में निर्मित स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। वहीं इस मौके पर दोनों ईदगाहों के बाहर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायक रूपा राम धनेद ने समेत वरिष्ठ नेता राधेश्याम कल्ला ने भी सभी लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। ये तो भारत में ही रहेंगे और भारत के अंदर ही हमारा विकास होगा। हम खुद भी यानी अगर भारत हमारा मजबूत होगा, हम भी मजबूत होंगे। हम मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत रहेगा। इसलिए से खास तौर से हमने भारतीय चीज़ को अपनाना और भारतीय चीज़ों का इस्तेमाल करना। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर के अंदर भारत ने हर वो चीज़ हमारे वास्ते मुहैया की है जिसकी हम दूसरे देशों से कल्पना करके ये सोचते हैं कि ये चीज़ अच्छी है और क्वालिटी वाली है। भारत ने हर उस चीज़ के अंदर अपना मकाम बनाया जो सब पीने की चीज़ है, रहने सहने की चीज़ है, पहनने ओढ़ने की चीज़ है। तो हमें चाहिए कि हम भारतवासी ही अपनी चीज़ को अगर नकारते हैं तो हमारे वास्ते ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे लिए बेहतर ये होता है कि हम अपने भारतीय चीज़ को अपनाएं और उस अपने राष्ट्र को मजबूत करें। अभी अपने ईदगाह के सामने खड़े हैं और मुस्लिम भाई नमाज पढ़ के अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और हम लोग आपके सामने ही इनको ईद की बधाई दे रहे हैं। इन लोगों ने अल्लाह से दुआ मांगी है देश के लिए और मानव के लिए, और मैं भी प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आने वाला समय देश में अभी जो तनाव चल रहा है वो सब खत्म हो। जो देश हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था वो बने और विश्व की शीर्ष देश में भारत का नाम आवे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो पूर्व में भाईचारा था वो पुनः स्थापित हो। इन्हीं सभी बातों के साथ मुस्लिम भाइयों को जैसलमेर, राजस्थान और पूरे देश के और विश्व के भाइयों को बहुत बहुत ईद की मुबारक। राजस्थान के डीडवाना शहर के हर नारायण बास में पानी के नलों में गंदा दूषित बदबूदार पानी आने से लोग परेशान हो रहे हैं। शहर में जिस तरह 3 से 4 दिन में एक बार जलदाय विभाग द्वारा जलापूर्ति की जाती है, उस जलापूर्ति में घरों के नलों में गंदा बदबूदार पानी आने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी की पाइपलाइन लीकेज होने से की वजह से सीवरेज का, नालियों का गंदा पानी इस पानी की पाइपलाइन में मिल जाता है और इसी वजह से घरों में गंदा बदबूदार पानी आता है। लेकिन जलदाय विभाग सिर्फ अपनी खानापूर्ति करता नजर आ रहा है। अब तक हमारे यहाँ आज जो पानी आया है, सप्लाई जब चालू की थी एकदम गंदा पानी आ रहा है, दुर्गंध आ रही है, उसमें से पीने लायक नहीं है। और आज आया, इससे पहले भी 1-2 बार आया था, हमने शिकायत भी की थी लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। अब ये जो पानी है ना तो पीने लायक है, दुर्गंध आ रही है भयंकर इसमें, और इसको पीने से है जो मोहल्लेवासी बीमार हो जाएंगे। और राजस्थान के डिग के कामा से बड़ी खबर सामने आई है। लड़कियों के शादी के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोपी सैकूल में दबोच लिया गया है। एसपी राजेश मीणा के निर्देशन पर पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं हरियाणा के फिरोजपुर झुरका में पुलिस टीम ने आरोपी को दबोच लिया है। गौरतलब है कि आरोपी सैकूल मेव पर 5,000 का इनाम घोषित था। वहीं राजस्थान, यूपी, हरियाणा में पुलिस टीम लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। दरअसल आपको बता दें कि कैथवाड़ा थाने के निमला गांव में आरोपी फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाता था। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।